सुप्रभातम। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। व्यक्ति का पूरा जीवन एक अनुभव होता है। हम जितना इसका प्रयोग करते हैं ये उतना ही बेहतर बनता है। परिस्थितियों में अलग अलग समय होता है और समय के साथ व्यक्ति को जीवन में अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। ये अनुभव हमें अपना जीवन बदलने, व्यक्तित्व बदलने, साथ ही जीवन को बेहतर बनाने और जीवन की प्रगति में सहायक होते हैं। आइए समझ लेते हैं इस समय की पहचान के लिए आज का पंचांग और जानते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही आवश्यक होता है अनुभव, क्योंकि ज्ञान से सिर्फ शब्द समझ आते हैं और अनुभव से उन्हीं शब्दों का अर्थ। इसीलिए ज्ञान अगर अनुभव के साथ हो वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान सिर्फ क्षणिक होता है, कुछ समय में नष्ट हो जाता है या फिर उसकी अहमियत या महत्व कम होने लगता है। लेकिन जीवन के अनुभवों से प्राप्त किया गया ज्ञान सदैव व्यक्ति के साथ चलता है। वो सीख व्यक्ति को हमेशा ही याद रहती है और साथ ही व्यक्ति को ऊर्जा देती है, उसे सकारात्मक बनाए रखती है। साथ ही सकारात्मक बने रहने के लिए सकारात्मक विचारों का भी विशेष महत्व है। तो आइए देख लेते हैं आज का ऐसा ही एक सकारात्मक विचार हमारे प्रभात सुभाषित में। नवा उमां वृजने वारयन्ते, न पर्वतासो यदहं मनस्ये, मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात, एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. आज विश्व जल दिवस है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज बात करेंगे जल तत्व की। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी जल तत्व को वैज्ञानिक रूप से बताया गया है और इसे बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए समझ लेते हैं संस्कृत के आधार पर क्या बताया गया है जल तत्व का महत्व। इसके लिए देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात एक विशेष तत्व की, जल तत्व की। आज विश्व जल दिवस भी है और हमें पता है कि जल जीवन का आधार होता है। पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक जल तत्व ही होता है। संस्कृत शास्त्रों में, संस्कृत के वाङ्मय में क्या कुछ वर्णित है जल के बारे में, आइए जान लेते हैं अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। जीवातु भूतम परमं जलम, विना तत् कुतो जीवनम।
आज विश्व जल दिवस है। जल तत्व जो आधार है जीवन का, वस्तुतः अन्न और रसों की आधार स्थली है यह वसुधा, पृथ्वी, धरित्री या धरती। अनेक औषधियों और वनस्पतियों की विविधतापूर्ण उपस्थिति से सजी इस धरती पर भला जल तत्व के बिना यह सब कुछ संभव ही कैसे हो सकता है। निस्संदेह इस सृष्टि में हमारी पृथ्वी बहुत विशेष है और इसकी विशेषता को सही मायनों में और अधिक बढ़ाता है जल तत्व। यह जल तत्व ही है जिसे सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न तत्वों में से एक कहा जाता है। पृथ्वी पर यही जल तत्व कैसे और किन किन रूपों में परिवर्तित होता हुआ जीवन के स्वरूप को करता है स्पष्ट, सार्थक व परिभाषित, यह विषय प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में भी आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के सापेक्ष ही निरूपित है, जो अवश्य ही भारतीय ज्ञान परंपरा की महनीयता की कहानी कहने को पर्याप्त है। आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ। वेद में जल के लिए आपः शब्द का प्रयोग हुआ है। आपः विश्वस्य भेषजी, जल को सभी प्रकार की उत्पत्ति का मूल कारण माना गया है। विज्ञान भी इसको इस रूप में स्वीकार करता है। जल तत्व को निरूपित करते वेदों उपनिषदों के अनेक वचन जल के जीवनगत महात्म्य को स्पष्ट करते प्राप्त होते हैं। जहां जल की सुस्थिति और जलीय अभाव को भी महत्व देते हुए देशों को नाम प्रदान किया जाना जलगत जागरूकता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं। देशो नद्यम्बु वृष्ट्यम्बु संपन्न व्रीहि पालितः स्यान् नदी मातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम्। जल तत्व पर समग्र जागरूकता का निदर्शन न केवल जल के जीवन में भाव और अभाव को आधार बनाकर प्राचीन शास्त्रकारों द्वारा स्थलों के दिए गए संस्कृत नामों और अन्य श्लोकबद्ध वर्णनों के माध्यम से ही प्राप्त होता है, बल्कि विपुल संस्कृत साहित्यगत कृतियों में आलंकारिक रूप में भी जल तत्व की उत्पत्ति, स्थिति और रूपांतरण का अत्यंत विशद रूप में उपस्थापन निस्संदेह आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रबल उद्घोष को प्रमुखता से स्पष्ट करता है। धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघा। जल तत्व की उत्पत्ति, स्थिति, रूपांतरण का यह कालिदासीय वर्णन स्वयं में केवल काव्यगत कल्पना का ही भाग मात्र है, अतः यह जलीय संचेतना का परम प्रामाणिक तथ्य नहीं। इस तरह के आक्षेपों का समक्ष रखना निस्संदेह निरर्थक ही है, क्योंकि इन वर्णनों का मूल वैदिक साहित्य की अत्यंत विस्तृत निधियों में अनुस्यूत है, जहां पदे पदे वैज्ञानिकता का परिपाक हमें प्राप्त होता है। और भला तथ्यगत वैज्ञानिक दृष्टि को कौन नजरअंदाज कर सकता है। और प्राण से सृष्टि का आरंभ होता है और अंत में वहाँ रई का अर्थ करते हुए जल आता है। जल और उष्णता को मिलाकर ही सृष्टि शुरू होती है, ऐसा वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है, क्योंकि जल का जब उष्णता के साथ एक निश्चित अनुपात में संबंध होता है तो उससे जीवन की क्रिया शुरू होती है। पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु हैं, जितनी प्रकार के की यहाँ सृष्टि हुई है, वस्तुतः वह पृथ्वी के अंदर में रहने वाले जल के द्वारा जो एक प्रक्रिया होती है, उसी की अभिव्यक्ति के रूप में हम सभी और सभी जीव जंतु यहाँ उपस्थित हैं। वस्तुतः संस्कृत वाङ्मयगत जल तत्व निरूपण न केवल जीवन के लिए बल्कि जीवन के संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए ही प्राचीन काल के राजाओं और उनके अद्वितीय शिल्पियों के द्वारा दुर्गों के निर्माण के क्रम में जल तत्व के महत्व को स्वीकारते हुए ही उन्नत और सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य विनिर्माण का कार्य संपादित किया जाता था। और जब एक तरफ बात रक्षा की दृष्टि से दुर्गों के हुए निर्माण की हो, तो भला वाणिज्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गौरव गाथाओं की बानगी भर प्रतिपादित करती और भारतीय जलगत संपन्नता को स्पष्ट करती पत्तनों की अवस्थिति व उनके जीवनगत महात्म्य को
कौन कम कर आंक सकता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी जल तत्व से ही जुड़कर मानव जीवन की रक्षा, सुरक्षा, संपोषण और समृद्धि को एक साथ स्वयं में समाविष्ट कर सदियों से जीवन को एक नई दिशा दिखलाने का काम कर रही हैं। जलमेव जीवनम सर्वम जीवातु भूतम च तत्। अनुभव सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं बल्कि परिस्थितियों का सामना करने से प्राप्त होता है। ऐसे में व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ती है और बहुत सी नई विधियां या तकनीकें जीवन में आने लगती हैं। ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन को नई दिशा मिलती है। आजकल वर्तमान स्थिति में हमारी बदलती और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए, ये समझना महत्वपूर्ण है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी विधि है जो न सिर्फ बीमारियों या रोगों के इलाज में बल्कि उनसे बचाव में भी काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग? आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी किसी सजीव या कोशिका में स्थित पूर्ण जीन समुच्चय की विस्तृत जानकारी। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला की प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जीनोम के आधारों का क्रम निर्धारित किया जाता है। डीएनए मानव सहित सभी जीवों में पाए जाने वाले आनुवंशिक तत्व हैं। कोशिका में ये डीएनए न्यूक्लियस या नाभिक के भीतर होते हैं। इनका प्रमुख कार्य आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स का निर्धारण करना होता है। जीनोम एक इंफॉर्मेशन है बॉडी के अंदर जो कि सारे आपके जो कार्यक्रम क्रियाएं बॉडी के अंदर हो रही हैं और आपका बॉडी स्ट्रक्चर लाइक आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, आपके फिंगर की लेंथ इतनी होनी चाहिए, आपका कलर इस तरीके का, सब ये डायरेक्शन देता है जीनोम। तो उसको नापने का जो तरीका है वो जीनोम सीक्वेंसिंग है। पहले हम यूरोपियन या वेस्टर्न जो जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा था उससे मैच करते थे। तो अगर आप मेरे पास कोई बच्चा मरीज लेके आते हो और कहते हो कि हमारा बच्चा की हाइट इतनी है, मैं आपको कंपेयर करूंगा आपके जो और बच्चे हैं उनकी हाइट से, आपकी हाइट से, बच्चे की माँ की हाइट से, ना कि मैं इंग्लैंड में का बच्चा है उससे कंपेयर करूंगा। तो वैसे ही जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो अपने इंडिया का डेटाबेस क्रिएट करने का है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व ये है कि इसमें जीव की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किसी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक जानकारी इसमें सम्मिलित है। डीएनए से अलग अलग गुणों और विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। इसमें शरीर के प्रत्येक कोशिका में डीएनए शामिल होते हैं। मानव कोशिकाओं के भीतर आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे डीएनए आरएनए कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। यही स्ट्रेन को वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिक वेरिएंट भी कहते हैं। सरल भाषा में इसे अलग अलग वेरिएंट भी कह सकते हैं। इनकी क्षमता अलग होती है, इनका आकार और स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। यदि किसी जीव में आधारों का क्रम जानना है तो उसके अद्वितीय डीएनए फिंगरप्रिंट या पैटर्न की पहचान करनी अनिवार्य होती है। आधारों का क्रम निर्धारित करना अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग कहलाता है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, करीब 5000 के करीब समुदाय हैं इंडिया में और हर के समुदाय के लिए अलग जेनेटिक मेकअप है। उसके कारण हमारे पास बीमारियां भी अलग अलग हैं। दूसरा एक कारण है कि अपने ही समुदाय में हम शादियां करते हैं, उसके कारण कुछ जेनेटिक बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उसके कारण रिस्क बढ़ जाता है। सो जेनेटिक टेस्ट एक पूरा पैनल है, जीनोम सीक्वेंसिंग एक पार्ट है उस पैनल का। माता पिता से उनकी संतान में डीएनए अग्रेषित होता है। लोगों में शरीर की लगभग हर कोशिका में जीनोम की एक पूरी प्रति होती है। जीनोम में किसी भी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल होती है। ये डीएनए विभिन्न अंगों और ऊतकों में स्थित होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग गुणों और विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। शरीर की हर कोशिका में
ये डीएनए शामिल होते हैं जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाते हैं। मानव जीनोम परियोजना एक ऐसा अनुसंधान प्रयास है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव आनुवंशिक कोड की रासायनिक संरचना को समझना और जीनोम अध्ययन यानी अनुक्रमण करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बीमारियां होनी हैं, जिनका रिकरेंस होना है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। दूसरा है कि ट्रीटमेंट की बात, दवाओं का बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है और बॉडी उन दवाओं के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, ये दोनों इंटरेक्शन भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग या जेनेटिक टेस्टिंग से पता कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक मैं कहूँ कि एक बच्चा है जो कि सर्जन बनना चाहता है, बट अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग या जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता कर लें कि 40 साल की उम्र में उसके हाथ कांपने लगेंगे, हम उसको सलाह दे सकते हैं कि ये आपको सर्जरी अच्छी प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप 40 साल के होते ही आप हाथ कांपने, आप सर्जरी कैसे करेंगे। तो लाइफस्टाइल और फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसके लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग हेल्पफुल है। विश्व भर में चिकित्सीय और रोग निरोधी रूप में भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों में इसका विशेष योगदान है। जीनोम सीक्वेंसिंग किसी भी रोग के इलाज में और उससे बचाव में काफी कारगर है। जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से न सिर्फ कई गंभीर बीमारियों की पहचान की जा सकती है, बल्कि उनके इलाज के उपाय भी निर्धारित किए जा सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग बीमारियों की पहचान और उनसे बचाव में कारगर है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहते हैं यदि अपने अतीत के अनुभव से सीख ली जाए, वर्तमान में उसका उपयोग किया जाए तो भविष्य को इस अनुभव के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। हमारी जो एडवांसमेंट्स हैं, नई तकनीकें हैं जो इलाज और बचाव के लिए आ रही हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसीलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनुभव प्राप्त करते रहना बेहद आवश्यक है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा जाता है कि जीवन में सही राह, सही दिशा में चलते हुए किया गया परिश्रम और उस परिश्रम से प्राप्त हुआ अनुभव दोनों ही जीवन को सुख, शांत और समृद्ध बनाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से योग करने से मन शांत होता है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। अपने दिनचर्या में यदि योग को आप शामिल करते हैं तो न सिर्फ जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रख सकते हैं। आइए चलते हैं, समझते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी। आज का हमारा विषय है हंच बैक। हंच बैक को कैसे सीधा किया जाए, उसके लिए मैं आपको कुछ आसन बता रहा हूँ। तो देखते हैं, पहले पीछे नमस्ते करना, पीठ के पीछे अपने ऐसे हाथों को लीजिए और धीरे से ऐसे नमस्ते करते हुए ऊपर लाइए और ऊपर इस तरह से नमस्ते करिए और शोल्डर इस तरह से सीधा कर दीजिए, जिससे आपके दोनों हथेलियाँ अच्छी तरह से जुड़ जाएं। तो इस तरह से रोज नमस्ते करने से धीरे धीरे आपके कंधे, आपकी पीठ सीधी होने लगती है। इसके बाद देखेंगे दूसरा आसन है भुजंग आसन। उसके लिए पेट के बल ऐसे लेट जाना होता है। पेट के बल लेट गए
दोनों हाथ कंधे के बगल में। अब सांस भरते हुए फिर धीरे से नीचे आ गए, हल्का सा रेस्ट कर लिया, आराम। फिर उसके बाद है सेतु बंद आसन। उसके लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। इस तरह से दोनों अपने टखने को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए पूरी पीठ को ऊपर उठाएंगे, जिससे पूरा स्पाइन में तनाव आए। इस तरह से मेरुदंड में तनाव आता है। इस तरह से मेरुदंड में तनाव देने से हंचबैक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हंचबैक को और अच्छी तरह से कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारे भी गुरु हैं हंसा मैम, उनसे जरा सीखते हैं। नमस्कार। अमुक लोगों को हमने देखा है कि कुबड़ आ जाती है, पुरुष स्त्री दोनों में ये प्रॉब्लम है। बहुत ज़रूरी है कि कुबड़ को ठीक किया जाए, नहीं तो बढ़ती जाती है। इसलिए अमुक चीज़ें रेगुलर करनी है। एक तो ऊपर देखना दिन में बहुत बार, आसमान पर बहुत ज़रूरी है। गर्दन की कसरत ज़रूरी है, शोल्डर की कसरत ज़रूरी है। पीछे हाथ पकड़ के नमस्ते करना, पीछे हाथ पकड़ के चलना ज़रूरी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक जगह लंबे समय बैठना नहीं है, हर थोड़ी देर में उठना, थोड़ा चलना आना, अपने आप को सीधा रखने का प्रयत्न करना। जिस पोजीशन में आप सो रहे हैं उसमें जरा तकिए का सपोर्ट लेते हुए व्यवस्थित सोना, क्योंकि जब आप सवेरे उठते हो तो दर्द कहीं महसूस नहीं होना चाहिए और वजन बढ़ना नहीं चाहिए, उसका ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा खाना नियमित खाएं, इससे बहुत फायदा हो जाएगा। नमस्कार। जीवन में प्राप्त हुए अनुभव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके माध्यम से हमारा नजरिया बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये अनुभव हमारी शक्ति बनते हैं, जिनके माध्यम से हम संघर्षों का सामना कर पाते हैं, नए संघर्षों के लिए तैयार हो पाते हैं, उनसे जूझने में सक्षम हो पाते हैं, साथ ही उनको पार करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। ज्ञान बेहद आवश्यक है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा देता है। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में गवीश द्विवेदी के साथ और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां पुनः एकवारं भवतां सर्वेषां स्वागतम्। विगत अंक में हमने बंधुवाचक पदों से संबद्ध पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के वाक्यों का मिश्रित अभ्यास किया था। होमवर्क के रूप में हमने 3 वाक्य भी आपको दिए थे। पहला वाक्य था वह दादा है, यह पोता है। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा सह पितामहः एषः पौत्रः। दूसरा वाक्य था वह बड़ी बहन है, यह छोटी बहन है। सा अग्रजा एषा अनुजा। वाक्य था वह मामा है, यह मामी है। तो इसका संस्कृत वाक्य बनेगा सह मातुलः एषा मातुलानी। मित्रों, कहने को तो यह वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं, परंतु शिक्षण के क्रम में किया हुआ प्रारंभिक अभ्यास ही सीखने के क्रम को सतत दृढ़ बनाए रखता है। और कहा भी गया है आरब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति प्रारंभ किए हुए कार्य को कभी भी बीच में नहीं छोड़ता है। तो आपको भी जो सच में मेरे साथ यहाँ संस्कृत सीख रहे हैं, आप सभी को भी संस्कृत का अभ्यास नहीं छोड़ना है। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे नपुंसक लिंग के शब्दों को। नपुंसक लिंग शब्द की पहचान करने का एक सामान्य सा नियम है कि उसके पीछे अम की ध्वनि सुनाई देती है। उदाहरण के लिए मित्रम, दूरदर्शनम, पुष्पम, उद्यानम,
यंत्रम इत्यादि। आइए ऐसे ही नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय आपसे करवाते हैं और बनाते हैं सरल संस्कृत वाक्य। आपको स्मरण करवा दूं कि नपुंसकलिंग पदों के वाक्य बनाते समय दूर के लिए तत्, समीप के लिए एतत् और प्रश्न बनाने के लिए किम पद का प्रयोग करना है। चलिए अब जानते हैं नपुंसकलिंग शब्दों और उनके अर्थों को। शब्द है स्मारकम। स्मारक अर्थात स्मृति स्थल, महापुरुषों का स्थान या वीरों के स्मरण में बनाया हुआ कोई स्थान, जिसे हिंदी में स्मारक कहते हैं, उसी को संस्कृत में स्मारकम यह कहते हैं। आइए अब इससे वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे तो क्या कहेंगे? किम स्मारकम, क्या है स्मारक, स्मारक क्या है? तो उत्तर होगा तत् स्मारकम, वह स्मारक है। एतत् स्मारकम, यह स्मारक है। शब्द है संगणकम अर्थात कंप्यूटर। किम संगणकम, तत् संगणकम, एतत् संगणकम। शीतकम अर्थात फ्रिज। किम शीतकम, तत् शीतकम, एतत् शीतकम। वाहनम अर्थात वाहन, व्हीकल। किम वाहनम, तत् वाहनम, एतत् वाहनम। छत्रम अर्थात छाता, अम्ब्रेला। किम छत्रम, तत् छत्रम, एतत् छत्रम। वस्त्रम अर्थात कपड़ा। किम वस्त्रम, तत् वस्त्रम, एतत् वस्त्रम। वह कपड़ा है, यह कपड़ा है। सूत, धागा। परिश्रम का आधार है अनुभव, जीवन का सार है अनुभव। कोई ना लगा सके इसका मोल, हमारे जीवन में अनुभव है अनमोल। तो आप भी अनुभव प्राप्त करते रहिए और प्रयत्न करते रहिए। अगर सही दिशा में गए तो आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, अन्यथा आपको अनुभव मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे कुछ और जानकारी के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।